देखो कंड्यूट पाइप जो है इसको काटने की मेथड कौन कौन सी होती है। जैसे कंड्यूट पाइप दो तरीके का हो सकता है, या तो पीवीसी का होगा या तो मेटल का होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मेटल का है तो कैसे काटना है, या पीवीसी का है तो कैसे काटना है, तो इसके लिए दो मेथड होती है। ठीक है, एक मेथड ये होती है कि हम इसका यूज करें, हेक्सा का यूज करें। ठीक है, ये देखो, ये जो यूज कर रहा है किस क्या है, इसमें हेक्सा फ्रेम है, ये वाला भाग फ्रेम कहलाता है ये जो है, और ये क्या कहलाता है, ब्लेड। ठीक है, और देखो इसने काहे पे फंसाया हुआ है, पाइप वॉइस है ये जनरल वाली वॉइस नहीं है। हाँ, हेक्सा कहते हैं इसको। टेक्निकल टर्म क्या होता है, हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, ये हेक्सा का फ्रेम है और ये हेक्सा का ब्लेड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पाइप कटर। पाइप कटर का उपयोग करके भी हम कंड्यूट को काट सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, पाइप कटर। ठीक है, इसमें यहाँ पर कंड्यूट फंसा के हम इसको कट कर सकते हैं घुमा के। ठीक है, ये हमारा पाइप कटर। ठीक है, पाइप को काटने के लिए उपयोग किया जाएगा। पाइप कटर के बाद ये है हमारी पाइप वॉइस। ठीक है, पाइप को पकड़ने के लिए देखो ये वाली वॉइस आती है। ठीक है, किसी भी वॉइस पे हम पाइप को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो पाइप को होल्ड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसका नाम क्या है, पाइप वॉइस। ठीक है, पाइप वॉइस। इसका मेटल को भी होल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल भी होल्ड कर सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा टाइटली करोगे तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, पीवीसी का इतना सॉफ्ट नहीं होता है कि हम किसी में फंसाए तो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो ये मेटल के लिए जनरली होता है, पीवीसी का जनरली वैसे भी कट जाता है। ठीक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है, हैवी है मेटल। ठीक है, इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। तो जो हम पकड़ के रखेंगे तो किसका उपयोग करेंगे, हम पाइप वाइस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले कंड्यूट को पाइप वॉइस में 50 से 75 दूरी पर कसना है। कितनी दूर डिस्टेंस होनी चाहिए, 50 से 75। ये देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 होना चाहिए। ठीक है, इतनी दूरी पर हम इसको होल्ड करने के लिए कस लेंगे। ठीक है, फिर हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड कौन सा यूज करना है, जिसमें 24 टीथ हो 25 सेंटीमीटर पे। कोई भी हेक्सा ब्लेड नहीं उपयोग की जाएगी। ठीक है, पाइप काटने वाली जो हेक्सा ब्लेड आती है वो अलग आकार की आती है। तो जिस ब्लेड में कितने होंगे, 24 टीथ होंगे, कितने, 25 पर हम इसका उपयोग करेंगे। कटिंग किस में करना है हमें, फॉरवर्ड स्ट्रोक में करना, बैकवर्ड नहीं करना है। ठीक है, पीछे नहीं करना है। ठीक है, सामने की तरफ। ठीक है, ऐसे पहले जाएगा फिर पीछे आएगा। ठीक है, कटिंग करने के बाद जब हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग करने के बाद हाफ राउंड फाइल आती है। फाइल के प्रकार हमने पढ़े थे। ठीक है, फाइल स्मूथ बनाने के लिए सरफेस से, तो जैसे ही हम कट कर लेंगे, तो कट करने के बाद हाफ राउंड फाइल, या हम किसका उपयोग करेंगे, रीमर से उसको क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे, जिसमें उसमें मेटल का शार्प पॉइंट ना बने। मेटल के शार्प पॉइंट बनेंगे ना, तो जो इंसुलेशन है केबल का वो छिल जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, शार्प जो रिज हैं उनको हटाएंगे नहीं तो केबल का इंसुलेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो शार्प रिड्स बनेंगे उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, पाइप कटर से कटाई करते समय, ठीक है, क्या आते हैं, बर आ जाते हैं। ठीक है, वही जो निकीले भाग आ जाते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल या रीमर का। ठीक है, जो पाइप होती है उसकी, कंड्यूट पाइप को काटने के बाद कौन सी फाइल उपयोग की जाती है, हाफ राउंड फाइल उपयोग की जाती है। ठीक है, थ्रेडिंग क्या होता है, जैसे दो पाइप को ज्वाइंट करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों पे थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उस पर थ्रेडिंग करते हैं। तो थ्रेडिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसमें
थ्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर क्या आता है, स्टॉक आते हैं, ठीक है, थ्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। पहले देखो पर्पज ऑफ थ्रेडिंग क्या होता है, स्विच है हमारे पास, लैंप है या कोई भी एक्सेसरीज है उसको जोड़ने के लिए। थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 11 से 27 mm, ये एग्जाम में लास्ट टाइम आया हुआ था। 11 से 27 mm क्या होना चाहिए थ्रेड की, ठीक है। थ्रेडिंग प्रोसेस क्या होती है, पाइप एंड को हम क्या करते हैं, चेम्फर्ड करते हैं, चेम्फर्ड यानी नुकीला बनाते हैं, ठीक है। और लगभग कितने पे, 1.5 mm पे, ठीक है। और किसका उपयोग करते हैं, डाई स्टॉक या डाई का उपयोग करेंगे या डाई स्टॉक का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो हम पाइप पे दांते बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें डाई या डाई स्टॉक का उपयोग किया जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर डाई स्टॉक है, ठीक है, जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये देखो ये बना है ना, इनको कहा जाता है थ्रेडिंग। ये क्या कहलाते हैं, थ्रेड कहलाते हैं। तो थ्रेड बनाने के लिए हम डाई या डाई स्टॉक का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर कटिंग ऑयल लगाएंगे, ठीक है। रिवर्स टर्न देकर क्या करेंगे, हम चिप हटाएंगे, ठीक है। उसके जो मेटल के टुकड़े निकलेंगे ना, जैसे हमने वो बनाएंगे तो इससे कुछ भाग ये निकलेगा, इसका ये पार्ट निकलेगा, तो उनको हम कहते हैं चिप्स, ठीक है। थ्रेडिंग हम इन ये हमारे पास ये डाई स्टॉक है ना, ये देखो इसमें सांचे बने हैं, इस पे कस के घुमाएंगे तो हो जाएगी थ्रेड, ठीक। हाँ इन्हें ये डाई स्टॉक्स हैं, देखो, ठीक है। अलग अलग पाइप के आकार के लिए अलग अलग आते हैं। हाँ घुमा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसको मूव करा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें डाई स्टॉक को लगाएंगे इसमें, और ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा, ये इसमें हम स्क्रू लगा के और घुमा सकते हैं। नहीं, पाइप को जॉइंट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ गई, ठीक है, उस हिसाब से थ्रेडिंग बनाते हैं। इसके लिए जैसे एग्जाम में पूछता है कि थ्रेडिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो डाई स्टॉक का उपयोग करते हैं, ठीक है। डाई स्टॉक का उपयोग करने के बाद लुब्रिकेंटिंग में हम इंसुलेटिंग, जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट दो तरीके का, लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक, जैसे हमारे यहाँ वो आता है ग्रीस आता है, ठीक है, हाँ। तो लुब्रिकेंट नहीं लगाना है इंसुलेशन में, ठीक है, नहीं तो फिसल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग कंटिन्यूटी हमारी क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, कंड्यूट को अर्थ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बर हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्रशेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। ब्रश से उसको साफ करते हैं, जैसे उसमें थोड़े बहुत बर आ जाएंगे तो उनको हम साफ करेंगे, देखो जैसे ये है, ठीक है। इस पे थ्रेडिंग करके हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ये दो मेटल को जॉइंट करना है तो ये इसका उपयोग करेंगे हम, ठीक है। अब जो कपलर है, इसमें कपलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो जो था वो कपलर था, ठीक है। चेक नट का उपयोग किया जाता है एसेसरीज में, ठीक है। लॉक नट का उपयोग किया जाता है, ब्रूस का उपयोग किया जाता है, जंक्शन बॉक्स आते हैं, एल्बो आता है, बेंड आता है, टी आता है और सैडल्स आते हैं, ठीक है। अभी तो इनके बस नाम लिखो, फिर हम एक एक करके सबको देखेंगे कि कौन सा किस तरीके का होता है, ठीक है। अब रनिंग कपलर जो होता है, जो रनिंग कपलर होते हैं उसमें मैकेनिकल जॉइंट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक नट प्लस कपलर, इन दोनों का उपयोग करते हैं। चेक नट का उपयोग कर लो और कपलर का, तो जॉइंट क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है। बॉक्स में पेंट हटाकर क्या करना है, लॉक नट लगाना है, ठीक है। पेंट बॉक्स में नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद ब्रास या पीवीसी जो हमारा बूस होगा, उससे इंसुलेशन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जब इनके डायग्राम देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। पाइप को मोड़ने की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, पाइप को किस तरीके से मोड़ा जाता है, ठीक है। तो पाइप को मोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बेंडिंग ब्लॉक का, या किसका यूज करते हैं हम, हिक्की टूल्स का, या किसका यूज करते हैं, हैंड हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन का। तीन तरीके होते हैं पाइप को मोड़ने के, ठीक है। पहला तरीका है कि बेंडिंग ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इससे हम यहाँ से ऊपर से प्रेस करेंगे तो बेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है।
ये दो ब्लॉक में रख के प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पाइप हमारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये है हिक्की, देखो ये इसमें फंस जाएगा, ठीक है, और पाइप को हम इससे बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये है मशीन, मशीन भी आती है पाइप को बेंड करने के लिए, ठीक है। BIS रिकमेंडेशन ये होती है कि जो कंसील्ड वायरिंग होती है, जो सतह के अंदर बाइंडिंग होती है, उसको वायरिंग होती है, उसको क्या कहा जाता है, कंसील्ड वायरिंग, ठीक है। कंसील्ड वायरिंग में हम जो बेंड का उपयोग करने की वजह किसका उपयोग करते हैं, पाइप बेंडिंग का, ठीक है। बेंड्स क्या होते हैं, बेंड्स ऐसे चीजें होती हैं जैसे दो पाइप है हमारे पास, तो दोनों को एक मुड़ा हुआ पोर्शन हमने लगा दिया और दोनों को ज्वाइंट कर दिया, तो उसका उपयोग करके हम पाइप को ही बेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान होता है बेंड यूज करने की जगह में पाइप। देखो जैसे एक हम बेंड ले आए मार्केट से और पाइप को दोनों तरफ से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दें और यहाँ पे कनेक्ट, तो इससे बेटर क्या होता है, BIS रिकमेंडेशन क्या है कि पाइप को ही बेंड कर दो, ठीक है। पाइप को बेंड करना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन पार करने के लिए हम, इसका पर्पज क्या होता है पाइप को बेंड करना, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट करना हो, कॉर्नर पे टर्न करना हो, या अपसेट बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी हल्का सा मोड़ना हो, 90 डिग्री मोड़ना हो, कैसा भी मोड़ना, तो हम पाइप को बेंड कर देते हैं, ठीक है। पाइप मैकेनिकली क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। पाइप में कौन सी वेल्डिंग की जाती है, तो सीम वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है पाइप, ठीक है। सीम वेल्डेड पाइप बेंडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। जैसे हम पाइप में अगर सीम वेल्डिंग कर दें तो उसकी जगह में हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बेट स्टैंड का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। बेट का मतलब होता है गीला, इससे खतरा हो सकता है, ठीक है। कंड्यूट को हमें ट्विस्ट नहीं करना है, कंड्यूट को मोड़ना नहीं है, ठीक है। ट्विस्ट का मतलब जैसे एक तो होता है हमने ऐसे करके बेंड कर दिया, एक होता है हमने ऐसे घुमा दिया, तो इसको जब हम ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ट्विस्ट कर रहे हैं, और हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो बेंडिंग कहलाता है। तो बेंडिंग कर सकते हैं लेकिन ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर साइज हिक्की का उपयोग करना है, ये नहीं कि हिक्की किसी और कंड्यूट के लिए हम किसी और पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हिक्की का साइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कि कितने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना वॉट लगेगा, वॉट इज लीडिंग ऑफ VR इंसुलेटेड कॉपर केबल। जैसे कॉपर की केबल है 5 एम्पियर की है, तो 1 mm² का यूज करना है, कितने तक, 1 mm² तक, 5 एम्पियर। वॉटेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 1150, 230 वोल्ट के लिए 1150। ड्रॉप कितना अलाउ है, 1.97। 2 mm², अगर 15 एम्पियर का करंट है तो मिनिमम साइज कितना होना चाहिए कॉपर का, 2 mm² होना चाहिए, ठीक है। 3450 वॉट तक हम कर सकते हैं, और 2.98 का वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। 4.5 mm² का अगर हम करेंगे 28 एम्पियर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 6440 वॉट तक उपयोग कर सकते हैं, 2.73 वॉट का लगेगा, 2.37 का, ठीक है। 6.5 mm² का करेंगे यदि हमारे घर में करंट कितना है, 36 एम्पियर, और वोल्टेज रेटिंग कितना है, 8280। इसमें वो देखो वोल्टेज ड्रॉप अब कम होते जा रहा है, जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जा रहे हैं केबल का, तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता जा रहा है। देखो जैसे 38.75 mm² का है, 100 एम्पियर के लगभग, तो इसमें 22,310 वॉट उपयोग कर सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.96 होगा, ठीक है। तो केबल के साइज पे वोल्टेज ड्रॉप भी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो करंट कितना जाएगा वो तो है ही, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, वहाँ देखो केबल मोटी हमने यूज करते, केबल का मोटाई हमने बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ड्रॉप कम हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें मेन ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वोल्टेज रेटिंग कितनी है। ज़्यादा वॉट का होगा ना ड्रॉप भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू भी देखो ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है। तो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना करंट जाएगा, कितना मोटा तार लिए हो। यहाँ देखो करंट 97 है, लेकिन बहुत मोटा तार है, 38 mm का तार, mm² का। ठीक है। तो सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें टेस्ट बोर्ड बनाना है। ठीक है। टेस्ट बोर्ड कैसे बनाएंगे? सबके पास, सबको क्या करना है, एक एक टेस्ट बोर्ड अपना घर पे बना के रखना है। कोई कुछ चेक कराने आए तो कम से कम चेक तो कर पाओ। ठीक है। टेस्ट बोर्ड बनाया है, ठीक है, कॉलेज में कुछ सीखा है, कम से कम टेस्ट बोर्ड तो बनाना सीख लिया। ठीक है। तो टेस्ट बोर्ड में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेस्ट बोर्ड में क्या क्या हमें सामग्री चाहिए। पहले तो वायर चाहिए, एक न्यूट्रल का होगा और एक फेस का तार होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्विच लगा है। ठीक है। ये स्विच है S1, ये हमारा ICDP स्विच होगा, लेकिन हमें ICDP की जरूरत नहीं है, जनरल एक स्विच के थ्रू दे देंगे सप्लाई। ठीक है। यहाँ पर हम एक फ्यूज लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक फ्यूज हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। ये हमारी लैंप 1 है। ठीक है। ये हमारी क्या है, लैंप 1 है। जैसे ही हम इस स्विच को, ये स्विच एक साथ कनेक्टेड है, मतलब ये एक साथ बंद होंगे। जैसे हम इस स्विच को बंद चालू करेंगे तो वैसे ही हमारी ये लाइट ग्लो करेगी। ठीक है। तो जैसे मान लो हम कोई बल्ब चेक करना है कि चालू है कि बंद है, तो इस पे कनेक्ट करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि लैंप चालू है कि नहीं। ठीक है। तो ये हमारा एक लैंप हो गया। दूसरा लैंप ये वाला हो गया। इस वाले लैंप के पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक फ्यूज यूज करेंगे F2। ठीक है। अब टेस्टिंग लैंप का काम यहाँ से चालू होता है। ठीक है। इतना पोर्शन बनाए, इसको नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितने सॉकेट हैं, 3 सॉकेट है। पहला सॉकेट है P1, दूसरा सॉकेट है P2, तीसरा सॉकेट है P3। ठीक है। जो P1 सॉकेट है उसमें ध्यान से देखो, एक टर्मिनल को अर्थ कर दिया गया है। तीसरा 3 पिन का सॉकेट है, तो 3 पिन में एक पिन को क्या कर दिया गया है, अर्थ क्या कर दिया गया है। ये वाला पिन क्या है, अर्थ है। इसका भी ये वाला पिन अर्थ है। और जो P3 वाला हमारा सॉकेट है उसका ये वाला पिन भी अर्थ कर दिया हमने। ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। अब ये जो सॉकेट P1 है, ठीक है, जैसे ही S2 स्विच दबाओगे तो ये P1 भी चालू हो जाएगा और P2 भी चालू हो जाएगा। ठीक है। P1 भी चालू हो जाएगा और P2 भी चालू हो जाएगा। P3 जो है, P3 के इसमें हमने एक लैंप कनेक्ट किया है L3। ठीक है। P3 के इसमें हमने क्या किया, लैंप, कौन सा लैंप कनेक्ट किया है, L3। ठीक है। तो अगर हम S3 को दबा भी देंगे ना तो L3 लैंप नहीं जलेगा। ठीक है। जलेगा क्या, हमने क्या किया देखो, इस S3 को चालू भी कर दिया, तो यहाँ से सप्लाई तो आएगी यहाँ से, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा, इधर से न्यूट्रल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सॉकेट वाले पॉइंट हैं ये दोनों। ठीक है। और इस सॉकेट से हमने एक यहाँ पर ले लिया है उसके लिए, और दूसरा अर्थिंग के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है। ठीक है। तो जब हम इस पे और इस पे कनेक्ट करेंगे ना तो सीरीज पे आ जाएगा। ठीक है। तो इस पे और इस पे क्या बन जाएगा, हमारा सीरीज बोर्ड बन जाएगा। ठीक है। तो सीरीज टेस्ट करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम S2 को जलाएंगे तो क्या हमारा ये S2 को चालू करेंगे तो ये हमारा सॉकेट चालू हो जाएगा और ये वाला सॉकेट भी चालू हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो पूरी तरीके से ग्लो करेगी। ठीक है। तो डिवाइस की कंडीशन चेक कर सकते हैं कि कैसी है। इसका जब तक बनाओगे नहीं ना तब तक नहीं बनेगा, समझ में आएगा कि क्या है ये। ठीक है। जब तक कनेक्शंस नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तब तक नहीं आएगा समझ में। ठीक है। तो सिंपली क्या करना, इनने तो कितने का बनाया है, 3 सॉकेट लिया है, हम 2 सॉकेट का बनाएंगे। ठीक है। कितने, हाँ, 2 सॉकेट का बनाएंगे। और एक क्या ले लेंगे हम, लैंप। ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लैंप चाहिए। बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाना, हमें एक लैंप चाहिए। ठीक है। और सॉकेट कितने चाहिए, 2 सॉकेट चाहिए।
ठीक है, और एक होल्डर काय के लिए, लैंप के लिए, ठीक है, कि लैंप काहे में वो करोगे, होल्डर चाहिए उसके लिए, ठीक है। दो सॉकेट, होल्डर, और क्या चाहिए हमें, एक स्विच। स्विच कितने ले लें हम, दो। स्विच कितने ले लें, दो ले लें, ठीक है। और उसके बाद वायर, और एक बोर्ड तो चाहिए ही होगा, ठीक है। एक बोर्ड जिसमें एक लैंप कनेक्ट हो सके, होल्डर कनेक्ट हो सके, ठीक है। एक लैंप कनेक्ट हो सके, एक होल्डर कनेक्ट हो सके, ठीक है। और दो सॉकेट और दो स्विच, ठीक है। अपना अपना सीरीज बोर्ड खुद को बना के रखना है, ठीक है, जिससे कभी भी टेस्टिंग की जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के पास हमेशा स्विच बोर्ड होना जरूरी होता है, टेस्ट बोर्ड कहा जाता है इसको, टेस्ट बोर्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी इसका डायग्राम बना लेना, फिर अपन बनवा लेंगे, ठीक है। अपन अपने यहाँ कंप्लीट बना लेंगे, लेकिन तुम लोगों को पूरा नहीं बनाना है, जितना मैंने बताया उतना बनाना है, ठीक है। कॉलेज में टेस्टिंग के लिए कंप्लीट बनाना है। अब इसमें टेस्टिंग कौन कौन सी करते हैं, तो पहला करते हैं डायरेक्ट टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट के लिए हमारा सॉकेट P1 और P2 में हम सीधे जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें किसी को बल्ब बेचना है तो करेगा चेक करके दो, तो चेक करके कैसे दोगे, अगर मान लो दुकान खोल ली इलेक्ट्रिशियन की, तो बल्ब चेक करके कैसे दोगे, बोर्ड से चेक करके दोगे ना। तो उसके लिए क्या है, कौन कौन से सॉकेट है, P1 और P2, दो सॉकेट है जहां पे हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1000 वॉट या उससे कम रेटिंग का चेक करना है, ये नहीं कि मोटर लगा दी 10 HP की, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद रिपेयरिंग के बाद प्रॉपर फंक्शन वेरीफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई पंखा लेके आया, पंखा हमने रिपेयर किया, तो रिपेयर करने के बाद क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बात भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। यदि नॉर्मली हमारे अप्लायंसेस सही से काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो क्या है, फॉल्ट है, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो क्या है, इसमें फॉल्ट है। उसके बाद हम बोल्ट में कुछ है ही नहीं हमारा फॉल्ट होने लायक, वो तो हमने टेस्टिंग, हमने खुद बोर्ड बनाया है उसमें टेस्टिंग। अब हम गलत कनेक्शन कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे हम। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए जैसे हमारे पास कोई तार है, बीच में टूटा तो नहीं है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि तार हमारा खराब तो नहीं है, टूटा है कि नहीं है, उसके लिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हमारे पास अप्लायंस को P3 टर्मिनल पर जोड़ना है, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्ट हमें यहाँ पे नहीं करना, हमारा जो ये है ना P1 और P2 ब्लॉक, यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट मार देंगे हम, ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्ट कहाँ करना है, P3 पे करना है। फेस और न्यूट्रल बिना लोड के सहायता से आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये फेस न्यूट्रल का पॉइंट है और ये फेस का है, अगर हम इस वाले सॉकेट और इस वाले पे जोड़ देते हैं कुछ तार तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट कहाँ करेंगे, यहाँ। अगर हमने वायर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगाया और ये जलने लगा तो मतलब सही है, कंटिन्यू है वायर, ठीक है। बीच में टूटा होगा तो नहीं चलेगा। तो कंटिन्यूटी टेस्ट हम कर सकते हैं, कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, P3 पर, और हमारा लैंप जो होगा वो क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये स्विच S3 के द्वारा क्या होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। अगर कोई लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, L3 लैंप में, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है या हाई रेजिस्टेंस है। अगर डिम लाइट आ रही है तो लो वोल्टेज का अप्लायंस है, कम वोल्टेज वाला धीमा जलेगा, ठीक है। और हाई वोल्टेज वाला क्या करेगा, तेज जलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लिकरिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट, तो क्या है, स्टार्टर ठीक है। फैन बाइंडिंग, चोक, ट्यूबलाइट, स्टार्टर टेस्ट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, स्टार्टर में कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद फ्यूज और इंडिकेटर लैंप, L1 ऑफ मतलब कोई सप्लाई नहीं है, L2 ऑन मतलब फ्यूज, F2 क्या हो गया है, ओपन हो गया, ठीक है। तो हमें ये कंप्लीट बोर्ड बनाना है पहले तो, ठीक है, ये वाला कंप्लीट बोर्ड बनाना है कॉलेज में, ठीक है। इसमें हमें सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से करंट आएगा,
ये फ्यूज हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाए ये वाले तो, ठीक है। ये वाला लैंप L2 नहीं जलेगा, अगर ये फ्यूज उड़ गया तो L2 जल जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूज उड़ गया तो L2 क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, जल नहीं जाएगा, ग्लो करेगा, ठीक है, मतलब उसमें लाइट आएगी, ठीक है। और ये उड़ गया फ्यूज तब आएगी, फ्यूज सही है तो L2 हमारा नहीं जलेगा। तो अगर कंप्लीट बनाना है ना तो हमें L1, L2 और L3 तीन लैंप की नीड पड़ेगी, ठीक है। तीन लैंप होने चाहिए, तीन क्या होने चाहिए, लैंप, तीन सॉकेट, तीन सॉकेट, तीन होल्डर। स्विच कितने लगेंगे, S1, S2 और S3, तीन स्विच। तो कंप्लीट बनाना है तो हमें तीन स्विच लगाने पड़ेंगे, दो फ्यूज लगाने पड़ेंगे, तीन सॉकेट लगाने पड़ेंगे और तीन लैंप, तीन होल्डर, ठीक है। फ्यूज अगर उड़ जाता है तो फिर करंट यहां से जाने लगेगा, ठीक है। स्विच S3 के द्वारा कौन कंट्रोल होता है, L3, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। अब सप्लाई सिस्टम की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए सस्ता और हैंडी यूज करना है, इलेक्ट्रीशियन के लिए बस एक सॉकेट और एक स्विच वाला हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। इतने एक मतलब एक सॉकेट, एक स्विच वाला हम बना लेते हैं और एक लैंप, ठीक है। मतलब एक स्विच या सॉकेट से बस बना लो, लैंप को तो हम अलग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास होल्डर होना चाहिए सिंगल वाला, जिसमें एक लैंप कनेक्ट होनी चाहिए और दो वायर उससे निकले हुए होने चाहिए हमेशा, टेस्टिंग करने जब भी जाएंगे तो, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसमें, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तीन फेस हमारे घर में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला फेस रेड कलर का होगा, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। न्यूट्रल का कलर क्या होगा, ब्लैक। अर्थ का कलर क्या होगा, ग्रीन या येलो कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल फेस जो सप्लाई सिस्टम होता है, सिंगल फेस में एक फेस होगा जिसको हम L कहेंगे, एक न्यूट्रल होगा जिसको हम N कहेंगे और एक अर्थ होगा, ठीक है। तो फेस का कलर क्या लेना है हमें, रेड लेना है, न्यूट्रल का ब्लैक लेना है, अर्थिंग का क्या लेना है हमें, ग्रीन या येलो, ठीक है। डीसी सिस्टम में एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हमें रेड लेना है, निगेटिव को ब्लू लेना है, मिड वायर को क्या लेना है हमें, ब्लैक, ठीक है। डीसी सिस्टम में 3 वायर होता है, अच्छा दोबारा लिख दिया, ठीक है। जो बेयर कंडक्टर का मतलब होता है जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा रहता, ठीक है। जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़े रहते उनको क्या कहा जाता है, बेयर कंडक्टर, नंगे तार, ठीक है। नहीं अर्थिंग के लिए लगाते हैं, अब ऊपर ट्रांसमिशन लाइन में भी तो जाता है, अर्थिंग कंटिन्यूटी के लिए लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते, फेस का तार नहीं दे देंगे, फेस की सप्लाई दे देंगे, ठीक है, फेस नहीं देंगे। ये क्या है, अर्थिंग, अर्थिंग में वो भी घर के अंदर नहीं, बाहर जो हो जाता है, ठीक है। कौन है अर्थिंग, है किसको बोल रहा है अर्थिंग, जो सप्लाई है ना, तुम लोगों को पकड़ के टेस्ट करवाएंगे, एक्सटेंशन बोर्ड है ये, ठीक है। एक्सटेंशन बोर्ड देखो अलग अलग, ये सिंगल वाला है, ये पावर के लिए है, ठीक है, ये हल्के लोड के लिए है, सबके लिए अलग अलग स्विचेस लगे हुए, ठीक है। एक ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड आता है, सब जनरली ये तरीका होता है बनाने का, और कुछ लोग नॉर्मल भी बना लेते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन जो बोर्ड होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाती हैं उनको हम यूज करते हैं, जैसे कहीं पर टेम्परेरी पर्पज से लगाना हो, कुछ चालू करना हो तो किसका यूज करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड का। जैसे जो कहीं पर ड्रिल करना है, ठीक है, हमारा वायर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड का। कुछ लोग तार लंबा सा रखे रहते हैं उसी को लेके करते हैं, वो सही का सही नहीं होता, ठीक है। जैसे एक फेस का तार है, एक न्यूट्रल का तार है, उस तार को लगा के हम अपना चालू कर लिए ड्रिल मशीन, ठीक है।
एक तार गिर गया, वहाँ देखने कौन जा रहा है कि एक गिर गया है, एक चालू है, तो उसे रिटर्न करंट आ गया, कोई जाके छू दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। या तो उसमें क्या करो, नॉट लगा दो, ठीक है। तो नॉट लगाने से क्या होगा, गांठ लगाने से गिरेंगे दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। गांठ लगाने से क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेंगे। जैसे प्लग लगा होता है, तो प्लग में फेस न्यूट्रल एक साथ निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि फेस निकल आएगा न्यूट्रल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उसमें सुरक्षा मिलती है हमें। नहीं, ड्रिल मशीन तो बंद हो जाएगी लेकिन फेस रिटर्न होके आ जाएगा ना उस पे। हाँ, जैसे ये ड्रिल मशीन है, ठीक है, इसके अंदर ये मोटर लगी है, यहाँ से इसको फेस दे दिया, तो न्यूट्रल तो नहीं दिया, तो फेस तो रिटर्न होके यहाँ आ ही जाएगा ना, ठीक है। अगर न्यूट्रल गिर गया है, फेस जा रहा है, तो रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें केबल होती है, 2 कोर की होती है और 3 कोर की होती है। इसकी बॉडी काहे की बनी होती है, प्लास्टिक की। 6 एम्पियर और 16 एम्पियर की रेटिंग के आते हैं, ठीक है। और मल्टीपल सॉकेट होते हैं, बहुत सारे सॉकेट होते हैं। यूज कहाँ किया जाता है, पोर्टेबल टूल्स में, टेम्परेरी वायरिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मल्टीपल सॉकेट वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं एक ही जगह पे, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मेटल कंड्यूट और पीवीसी कंड्यूट में क्या डिफरेंस होता है, मेटल का कंड्यूट मजबूत होता है, ठीक है, और इसके कंपेयर में ये कम मजबूत होता है। हैवी होते हैं ये, और ये हल्के होते हैं, ठीक है। इसमें अर्थ की कंटिन्यूटी अच्छी मिलती है, ठीक है। इसमें सेपरेट अर्थ वायर हमें जरूरत पड़ती है। कंड्यूट को हम अंदर अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें अगर पीवीसी वाला है तो अर्थिंग वायर अलग से आएगा, ठीक है। उसके बाद फायर रेजिस्टेंस इसमें अच्छा होता है, आग नहीं लगेगी मेटल के पाइप में, लेकिन इसमें आग लग जाएगी, ठीक है। ये महंगा होगा और ये उसके कंपेयर में सस्ता होगा। सस्ता तो ये भी नहीं है, लेकिन मेटल के कंपेयर में तो सस्ता आएगा। कंड्यूट के प्रकार की बात करें तो पहला होता है कठोर स्टील का कंड्यूट, रिजिड स्टील का, पीवीसी का। कौन बात कर रहा है, टेप चिपवा दूंगा मैं फिर मुंह पे, अब बात करते हुए दिखेगा। वो पीवीसी वाला आता है ना, सिंगल साइडेड वाला, वो रखा हुआ है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल जो कंड्यूट होता है, वो क्या होता है, लचीला होता है। फ्लेक्सिबल कंड्यूट ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि हम मोटर कोई कहीं पर लगाए हैं, ठीक है, तो बोर्ड से वहां तक लेके आ रहे हैं तो हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगा देते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो है ना, कंड्यूट वो मेटल का नहीं बनेगा, ठीक है, वो नॉन मेटालिक होगा, ठीक है। जैसे ये लगा है ना, ये भी क्या है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट है, ठीक है। पीवीसी कंड्यूट के एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें मॉइस्चर नहीं एंटर करता, ठीक है। मॉइस्चर एंटर नहीं करता, मॉइस्चर का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लास्टिक पे कितना भी मॉइस्चर आ जाए उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। केमिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी तरीके की रासायनिक क्रिया नहीं होगी। जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें क्षार और अम्ल दोनों पाए जाते हैं, एसिड और बेस दोनों पाए जाते हैं, वो रिएक्ट करती है, ठीक है। जैसे जमीन पे कोई चीज़ पड़ी रहती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है, तो डिकम्पोज होने का मेन कारण यही है, ठीक है। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंट होता है, लाइट वेट होता है, इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रिकल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा अगर वैल्यू भी है तो उसको रोक लेगा, ठीक है। उसके बाद नॉट सुटेबल अबव 60 डिग्री, 60 डिग्री से ऊपर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और क्रैक आ जाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस से कम में, ठीक है, चिटक जाएगा प्लास्टिक। सिलेक्शन फॉर कंड्यूट साइज, मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, 20 mm। 20 mm के से कम साइज का कंड्यूट उपयोग नहीं करना है। सिलेक्शन किस बातों पर निर्भर करता है, केबल की साइज, कितनी केबल्स डालनी है, ठीक है, कितनी लंबाई तक रन करनी है, और कंड्यूट के बेंड्स पर कितना हमें बेंड करना। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे 6 वायर है हमारे पास 2.5 mm स्क्वायर के, तो कितने का कंड्यूट यूज करेंगे, 25 mm का। 6 वायर हैं 6 mm स्क्वायर के, तो 32 mm का पीवीसी पाइप यूज होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, कॉलम हमारे कई सारे साइड के होते हैं, तो जैसे कॉलम एस कॉलम है तो स्ट्रेट रन होगा,
और जो स्ट्रेट टर्न कितना होना चाहिए, 4.25 से कम या बराबर। ठीक है, बी कॉलम है तो बी कॉलम में जो बेंड होगा वो 15 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 15 डिग्री से कम होगा अगर बी कॉलम में हम बेंड्स लगा रहे हैं तो। उसके बाद मिनिमम बेंडिंग रेडियस कितना होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर। जैसे हम बेंड कर रहे हैं ना ऐसे, तो ये बेंड कर रहे हैं तो ये वाला रेडियस और 7.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेंडिंग रेडियस जिस पॉइंट से हम इसको बेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब टेस्ट बोर्ड जो होता है उससे हम क्या टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर होता है। ठीक है, L3 हमारी ब्राइट है, क्या इंडिकेट करती है, हमारा अप्लायंस की कंडीशन क्या है। ठीक है, फेस रेड होता है, न्यूट्रल ब्लैक होता है, अर्थ ग्रीन या येलो होता है। पीवीसी कंड्यूट का मिनिमम साइज कितना होता है, मिनिमम बेंडिंग रेडियस कितना होना चाहिए, 7.5। फ्लेक्सिबल कंड्यूट कैन नॉट बी यूज इन सोल अर्थ। ठीक है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का कहाँ उपयोग नहीं करना है हमें, अर्थिंग पे। ठीक है, अर्थिंग नहीं लगानी है उस पर। ठीक, अर्थ की प्लेट जो होती है उस पर। ठीक है, अर्थ की प्लेट को हम एक तरफ को सोल कहते हैं, तो उस पे उपयोग फ्लेक्सिबल वाला नहीं करना। ठीक है, अभी 3-4 क्लास और लगेगी इसमें, और उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए टेस्टिंग बोर्ड पहले